नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास को वैसे हम लोग इतिहास को पढ़ चुके हैं कि इतिहास क्या है, और इतिहास को ही स्रोतों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और आध्यैतिहासिक काल को पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और आप सभी को क्लियरली जो है वो समझ में आएगा कि जो इतिहास के स्रोत वगैरह जो है वो क्या है। ठीक है, और इतिहास को किन प्रकार से जाना जाता है, समझा जाता है, इतिहासकारों को क्या कहना है, तो इन सभी के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं, चर्चा होने वाली है। सो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। ठीक है, और इतिहास में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल को पढ़ लिया और हम लोगों को आज पढ़ना है वो है ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक है, ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखने की कला और कह सकते हैं हम लोग की आविष्कार न होने की वजह से कोई लिखित साक्ष्य, कोई एविडेंस वगैरह मौजूद नहीं है। उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और आध्यैतिहासिक काल जो है, इस काल को कांस्य का काल भी कहा गया है। ठीक है, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता इसी काल के अंतर्गत आते हैं और इसी काल में हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो है सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल हम लोग नहीं पढ़े, टेम्पररी हम लोग इन सभी चीजों को जान रहे हैं जो कि हम लोगों को आगे बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, इस समय के स्रोत जो है वो नहीं पढ़े जा सके। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल के जो भी स्रोत प्राप्त हुए हैं उसे हम लोग नहीं पढ़ सके हैं, नहीं पढ़े जा सके। ठीक है, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक काल, तो आइए हम लोग अब अपने ऐतिहासिक काल के ऊपर हम लोग यहाँ से चर्चा करते हैं। देखिए, यह इतिहास का वह काल है, वह समय है, ठीक है, जिसके लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और उसे पढ़े भी जा सके हैं। यह वह काल है, यह याद कीजिए आप लोग, अतीत का वह समय है जिस काल में कोई भी चीजें अगर मिली हैं, मौजूद है, लिखी गई हैं, तो उस काल के लिखे हुए लेख को पढ़े जा सके हैं, समझे जा सके। और आध्य ऐतिहासिक काल में जो भी एविडेंस वगैरह मिले थे वह नहीं पढ़े जा सके, उसमें लोग पढ़ने में असमर्थ रहे। ठीक है, तो यहां से ऐतिहासिक काल उसे ही बोला जाता है। यह इतिहास का वह काल या फिर समय होता है जिसमें लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और उसे पढ़े भी जा सके हैं, उससे हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। देखिए, उसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ऐतिहासिक काल के बारे में ही है। इस काल के अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक के जितने भी साक्ष्य मौजूद हैं या फिर लिखे गए जो भी साहित्य वगैरह है, लिटरेचर, सभी चीजों को हम लोग इसी काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग इसे रीड कर लेते हैं। देखिए, इस काल के अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक के जितने भी साक्ष्य या फिर अध्ययनरत माने पढ़ने वाली चीजें, बिंदुएं, जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है और इसी काल में पढ़ा जाता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद से हम लोग यहाँ से अगला पॉइंट जो हम लोगों का, ऐतिहासिक काल के भाग। ऐतिहासिक काल के भाग कितने हैं, तो देखिए मुख्य तौर पे इतिहासकारों का कहना है कि इतिहास को ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा जाए, बट पूर्ण रूप से अगर हम लोग देखें तो उसे 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और जो है नेहरू काल। ठीक है, यह आधुनिक काल के बाद का भी जो समय रहा हम लोगों के भारत में, क्योंकि हम लोग भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो नेहरू काल भी रहा और विश्व काल यानी कि विश्व इतिहास को भी हम लोगों को जानना है। अभी वर्तमान की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, वर्तमान की बात हो रही है और जो नेहरू काल कुछ ही समय पहले बीता हुआ है, इन सभी चीजों का जो है हम लोगों को जानकारी रखना है, पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखिए यहाँ से इतिहास, ऐतिहासिक काल के भाग को देखें। ठीक है, कौन कौन से भाग है, तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्हीं तीनों में इतिहास जो है वो खत्म हो जाते हैं, इंड हो जाते हैं, बट अलग से नेहरू काल पूर्ण रूप से अगर हम लोग पढ़े और विश्व काल को भी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, देखिए हम लोगों का अगला जो पॉइंट है वह ऐतिहासिक काल के स्रोत। ऐतिहासिक काल के स्रोत क्या है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऐतिहासिक काल के जो भी स्रोत वगैरह हैं हम यहाँ से लिखे हैं, थोड़ा सा इस पे ज्यादा नोटिस कीजिएगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक काल के स्रोत यहाँ से लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ से ऐतिहासिक काल के स्रोत 3 प्रकार से माने जाते हैं। ठीक है, पहला जो है वो पूरा तात्विक स्रोत, जिसमें मूर्तियां, अभिलेख, सिक्के, भवन,
भवन जो बोलते हैं हम लोग, जो भी भवन इमारतें रहती हैं उन सभी चीजों को हम लोग इसमें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद से साहित्य वगैरह जो है जो कि लिखे गए उस समय में रचे गए हैं वे हैं। उसके बाद से विदेशी यात्रियों का जो हमारे यहाँ अपने यहाँ आना हुआ, वो लोग भारत के बारे में कुछ कुछ जो है लिख कर ले गए हैं और लिखे हैं लोग, उसके माध्यम से ऐतिहासिक काल के जो भी है स्रोतों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पुरातात्विक स्रोत हम 2 लिख दिए हैं समझने के लिए। यहाँ से सीखे हो जाएंगे। और अभिलेख, अभिलेख का मतलब होता है कि किसी प्रकार का लिखावट, जैसे कि अभिलेख बहुत से प्रकार के होते हैं। शिलालेख होता है, गुह्यालेख होता है मतलब कि गुफा लेख होता है, और पाषाण लेख होता है मतलब कि जो भी होता है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं हम। अभिलेख में आ जाएंगे शिलालेख, गुफा लेख मतलब गुहिया लेख बोला जाता है उसे, गुफा में जो भी राजा महाराजा लिखवाया करते थे वे सभी हो जाएंगे। मूर्ति वगैरह जो भी ये पुरातात्विक स्रोत हैं इसके अंतर्गत चलेंगे। ठीक है, साहित्य में आकर अगर हम सभी लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ से धार्मिक, एक प्रकार के जो धार्मिक जो है लिखे गए ग्रंथ हैं, किताब है हम लोग बोल सकते हैं, पुस्तकें हैं। और यह गैर धार्मिक किताबों से भी, पुस्तकों से भी ऐतिहासिक काल के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ से विदेशी यात्री आए तो वह चीनी यात्री जो कि फहियान आया था, यूनान से जो हेरोडोटस जी आए थे, अरबी यात्री जो सुल्तान वगैरह 2-3 जो है 2 हैं मतलब कि अरबी यात्री जो थे वो आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोगों को साहित्य से जो भी ऐतिहासिक काल के स्रोत प्राप्त हुए हैं, हम लोगों को धार्मिक ग्रंथों से, पुस्तकों से ही सबसे अधिक जो है वो स्रोत प्राप्त हुए हैं, जानकारी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए धार्मिक को हम लोगों ने 2 भागों में रखा हुआ है, एक तो गैर ब्राह्मण और दूसरा है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मणों के पास से मतलब कि ब्राह्मणों के ग्रंथों से ये सभी जानकारी है जो कि वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत चले जाते हैं। और गैर ब्राह्मण जो है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से, पुस्तकों से जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसको इन करते हैं, समझते हैं। पहले देखिए जैन ग्रंथ। ठीक है, जैन धर्म का वो जो ऋषभ जो थे वो संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी जी हैं, जो कि जो जैनों के 24वें गुरु और अंतिम गुरु रहे। ठीक है, तो यह इनके जो है वह ग्रंथों से जानकारियां मिलती हैं अपने प्राचीन भारत के बारे में, और बौद्ध ग्रंथों से भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इस धर्म के संस्थापक जो थे वह गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं ब्राह्मणों के यहाँ जो कि ग्रंथों से, उपनिषदों से और वेद वेदांगों से, महापुराणों से, पुराणों से जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं। देखिए वैसे वेद 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वेद को संकलित किया गया है मतलब कि इकट्ठा किया गया है, सुना गया है। ठीक है, उसे रचे कोई और, सुने कोई और। ठीक है, वैसे रचे वेद व्यास जी। ठीक है, 4 भागों में बांट दिए लिखित रूप में। ठीक, और पुराण, उपनिषद जो है या वेदांग जो है वेदों के ही हिस्से हैं जो कि बाद में लिखे गए हैं, रचे गए हैं, वो 6 है। वेदांग 6 है। ठीक है, उपनिषद जो है हमारे यहाँ मतलब ब्राह्मणों के यहाँ जो है वह 108 उपनिषद है, जिनमें से प्रमुख जो है वह 13 को बताया गया है, मतलब कि 13 उपनिषदों को बताया गया है। ठीक है, और पुराण 18 है। ठीक है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ऐसा ही करके 18 पुराण है। और महाकाव्य मतलब कि ये जो है इतिहास है। ठीक है, ये घटित हुई घटनाएं हैं। इसके अंतर्गत जो है वह रामायण और महाभारत जो घटी घटनाएं हैं इसे भी लिखे हैं। रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा और महाभारत को वेद व्यास जी ने ही लिखा है। ठीक है, और बाकी यही जानकारियां हैं जो कि हम लोगों को जानना जरूरी था। और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को, वैदिक काल को पढ़ने के लिए, और अब हम लोगों ने अपने इतिहास को क्लियर कर लिया है। और इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, आधे ऐतिहासिक काल को पहले ही पढ़ लिया है। अगर आप सभी लोग नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जाकर आप सभी लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर न मिले तो एक प्लेलिस्ट बनाकर रखे हुए प्राचीन भारत के नाम से, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें आप सभी को ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे। इसके पिछले वाले जो क्लास में ऑब्जेक्टिव हुई थी। और आज हम लोगों ने पढ़ा ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल क्या है? तो देखिए ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस समय के लिखे हुए लेखों को पढ़ा जा सका है और उपलब्ध है। ठीक है, उसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल के अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक के जितने भी साक्ष्य, अध्ययनरत बिंदु वे तथ्य जो प्राप्त हैं वो पढ़े जा सके और पढ़ने के लायक हैं। उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं और इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए ऐतिहासिक काल के भाग को हम लोगों ने जाना
कि कितने भाग हैं, ठीक है। तो वह प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व काल, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने जाना ऐतिहासिक काल के स्रोत को, कि ऐतिहासिक काल के स्रोत क्या है, इतिहास के जो भी जानकारियां मिली हुई हैं वह कहां से ली गई है। तो इन सभी चीजों से जानकारियां प्राप्त हुई हैं। पहले तो देखिए पुरातात्विक स्रोत से, उसके बाद साहित्यिक स्रोत से, उसके बाद से विदेशी यात्रियों से, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक यहीं पे इंड हो जाता है, इसको ज्यादा संकलित नहीं किया जाता है, नहीं पढ़ा गया है, ठीक है, यहीं से ले लिया गया। उसके बाद धार्मिक जो भी पुस्तकें, ग्रंथें प्राप्त हुई हैं उन्हीं से जानकारियां प्राप्त करके इतिहास में पढ़ाया गया है, रचा गया है, ठीक है। उसके बाद विदेशी यात्रियों का जो भी लिखना हुआ है, लिखे हुए हैं अपने अपने पुस्तकों में, उनसे जानकारियां प्राप्त की गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को जानकारी प्राप्त हुई होगी। सो उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।